प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात करी थी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि हमने देखा था जो ग्राम स्वशासन होता है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं और चलते हैं कहाँ, शहरी स्वशासन की ओर, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम योर मेंटर फॉर अपकमिंग टैट एग्जामिनेशंस। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगरीय स्वशासन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरी पहला वाला लेक्चर इसका नहीं देखा है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट वाला, वो जाकर पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहीं से आप कनेक्ट कर पाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां से समझ में आ पाएंगी कि किस तरीके से पहले जो था हमारा रूरल गवर्नमेंट जो थी वो आई, ठीक है, और उसके बाद कैसे कैसे हमारी अर्बन जो गवर्नमेंट थी वो डेवलप हुई। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एक बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद जो हमारे वो थे क्या कहते हैं पंचायती राज सिस्टम था, उसको क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन उसको मिल गई कि अब इसको हम संवैधानिक दर्जा हम इसको दे सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन उसको मिल गया। इसी तरीके से अब क्या हुआ, देखो हमने उसमें क्या देखा था कि वो जो हमारी स्टार्टिंग हुई कहाँ से हुई, सबसे पहले उसमें दिया गया हमें डीपीएसपी के बारे में, यानी कि कहाँ पे दिया गया हमें वो बताया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और क्या बोला गया, ठीक है। जिस जो स्टूडेंट्स डीपीएसपी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर डीपीएसपी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, इसमें था एक आर्टिकल नंबर 40, और आर्टिकल नंबर 40 ने क्या कहा, स्टेट के लिए डायरेक्शन दी कि आप अपने एरियाज में पंचायत को डेवलप करेंगे, यानी कि वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आप उसके लिए सामर्थ्य हो पाते हैं, जैसे जैसे आप कैपेबल हो पाते हैं। अब देखो, फिर धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। बिल हमारा पास हो जाता है, जो पीवी नरसिम्हा राव थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है। और कब होता है ये बिल पास, 1992 में ही पास हो जाता है, ठीक है। और 1993 में ये सारा अप्लाई हो जाता है। और कौन सा अमेंडमेंट होता है, वो 73rd अमेंडमेंट होता है, ठीक है। अब देखो, इसी के से कनेक्ट करते हुए हम आज के वीडियो को लेके चलेंगे। तो वहां पे आर्टिकल 40 में दिया हुआ था किसके बारे में, वहां पे दिया हुआ था हमें पंचायत के बारे में। देखो वहां पे पंचायत के बारे में उस टाइम इतना बात क्यों करी गई, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात क्यों नहीं करी गई, ये समझो। ये इसलिए नहीं करी गई क्योंकि जब ये सारी चीजें चल रही थी, सब मंथन चल रहा था कि पंचायती राज किस तरीके से बनने चाहिए, कहाँ बनने चाहिए, सारी जब फॉर्मेशन हो रही थी, तो वो सब कुछ गांवों को ध्यान में रखते हुए क्यों बना, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती थी, वो गांवों में ही निवास करती थी, विलेजेस में निवास करती थी। लेकिन जब तक ये अमेंडमेंट हमारा आया 1992 में, जब ये हमारा अमेंडमेंट हो गया, उस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया। अब जब उन लोगों ने शहरों की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया तो लोगों को ऐसी नीड महसूस हुई कि अब क्या होना चाहिए, अर्बन लेवल पे भी, यानी कि शहरी लेवल पे भी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वहीं से म्यूनिसिपैलिटीज का एक तरह से हम कह सकते हैं जन्म होता है, यानी कि जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसका होता है जन्म। ठीक, आई बात समझ में किस तरीके से हुआ। अब देखो, और ये कब पास हुआ था, ये हुआ था हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जो कि था 1992 में। ये ईयर सेम है, ये याद रखेंगे, इजी है, बस ध्यान रखना कि ये एक आगे है और इसका जो नंबर है वो भी एक आगे हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कब से अप्लाई हुआ था। ये अप्लाई हुआ था 1993 1 जून से, ऑल ओवर इंडिया इसको अप्लाई कर दिया गया था। फिर अब बात आती है कि ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर हम अगर हम रूलर की बात करें तो वो कहाँ पे था, वो था हमारा भाग 9 में, और ये हमें मिलता है भाग यानी कि पार्ट 9A में। ठीक, अब बात आती है इसके शेड्यूल्स की। देखो, जब आप दोनों चीजों को, प्रीवियस लेक्चर को और इस सारे लेक्चर को साथ साथ पढ़ोगे ना, ठीक है, एक के बाद एक पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ना एक के बाद जस्ट एक आई थी। तो वहां पे जो नंबर है वहां पे 9 था, यहाँ पे 9 ये हो गया। वहां पे हमारा शेड्यूल का नंबर क्या था, 11 था, यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल का नंबर था वो 12 हो गया। ऐसे ही हम बात करेंगे आर्टिकल्स की।
तो आर्टिकल्स वहां पे हमारे कहाँ से कहाँ तक थे, वहां थे हमारे 243 से लेके 243 ओ तक, इस तरीके से थे। 243 से हमने देखा था 243 ओ तक थे। अब हम जानते हैं, अगर अल्फाबेट्स हम लोगों ने देखे हैं, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो शुरू होते हैं 243 पी और कहाँ तक जाते हैं, 243 जेड जी तक। ठीक, दोनों चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से याद होगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्लीज आप पहले जाके प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। वो था 9th में, उसका शेड्यूल था 11 और जो आर्टिकल्स थे हमारे ये थे। और अगर आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि काउंटिंग कितनी थी, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज को डेडिकेटेड हैं, तो ध्यान रखना 18 आर्टिकल्स हैं टोटल। यानी कि पी से लेके जेड जी तक हमारे कितने आर्टिकल्स आते हैं, वो आते हैं 18 आर्टिकल्स। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के। कहाँ कहाँ से, एक तो अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा कब से अप्लाई हुआ, तीसरा कौन से आपको भाग में देखने को मिलेगा, फिर अनुसूची में किस में आता है, और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में किस में दिया हुआ है। अब शेड्यूल्स में ही आप एक बात और याद रखेंगे कि ये जो शेड्यूल हमें दिया हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल क्या है, शेड्यूल एक तरह की टेबल्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाया गया है। तो इसमें जो हमारी टेबल बनाई हुई है 12th शेड्यूल में, ठीक है, उसमें मिले हुए हैं म्यूनिसिपैलिटीज को 18 सब्जेक्ट्स, यानी कि 18 ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है वो खुद से डिसीजन ले सकती हैं, खुद से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकती हैं। सारा का सारा कंट्रोल इन 18 सब्जेक्ट पे किसका रहेगा, वो रहेगा म्यूनिसिपैलिटीज का। ठीक, तो ये हमारा रहा एक ओवरव्यू किसके बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, कि कब शुरू हुई, कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब हम समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, अपनी रूरल के बारे में, कि बहुत सारे हमारे पास बिल्स आए, बहुत सारी कमेटीज बनी, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही काम चला था। क्योंकि ये रूरल के जस्ट बाद में आ गया था, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंट कमेटीज हमें कोई देखने को मिलती नहीं है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हमने इनका डिवीजन करा, किस तरीके से हमारे इंडिया में हमें टायर डिवीजन देखने को मिलता है, उन सारे सिस्टम्स को समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं म्यूनिसिपैलिटीज का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर था। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब हमने देखा था कि जो हमारी पावर्स हैं वो अलग अलग लेवल पे डिवाइडेड थी। कौन कौन से में, एक थी हमारी यूनियन में और एक थी हमारी स्टेट में। यानी कि देखते हैं अभी स्ट्रक्चर किस तरीके का था हमारा, फेडरल था यानी कि संघीय स्ट्रक्चर था, संघीय संरचना हमें देखने को मिलती है। अब संघीय संरचना में हमने क्या देखा कि जो हमारा पावर्स का डिवीजन है, पहले केवल हमारे पास ना ये 2 लेवल हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से, एक था हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, और एक थी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि एक थी हमारे पास केंद्र सरकार और एक थी हमारे पास राज्य सरकार। लेकिन जब हमारे पास, हम जानते हैं 73 अमेंडमेंट आया, उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिली, यानी कि इसे हमने क्या बोला, स्थानीय स्व शासन। इसको हमने बोला फर्स्ट लेवल, इसको हमने बोला सेकेंड लेवल और इसको हमने बोला थर्ड लेवल। अब देखो ध्यान से समझना, इस थर्ड लेवल को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने इसको डिवाइड करा रूरल के लिए, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और एक हमने इसको डिवाइड करा अर्बन के लिए, यानी कि शहरों के लिए। ठीक, जिस तरीके से रूरल में हम लोगों ने 3 डिविजन्स देखे थे, 3 टायर सिस्टम देखा था, इसी तरीके से अर्बन में भी हमें 3 टायर सिस्टम देखने को मिलता है। और उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इस श्रृंखला में नगर पंचायत, हिंदी में भी इनको इसी तरीके से लिखा जाएगा, नगर पंचायत। इसके बाद आई हमारे पास म्यूनिसिपल काउंसिल, यानी कि नगर पालिकाएं।
इसके बाद हमें देखने को मिलता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि नगर निगम। इस तरीके से हमने इसको 3 टायर सिस्टम में डिवाइड कर दिया। अब एक एक करके हम देखेंगे इन तीनों के बारे में कि कहाँ पे हमें कौन कौन सी पंचायत, काउंसिल या फिर कमेटी कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी, किस तरीके से इनका डिवीजन है, किस तरीके से पॉपुलेशन, रिजर्वेशन, सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई। जैसे कि हम लोगों ने रूरल में देखा था क्या कि जो हमारी सबसे पहली ग्राम पंचायत थी वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, वो हुई थी हमारी राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पे हुई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें अर्बन की, तो जो हमारी पहली हम नगरीय शासन व्यवस्था देखने को मिली वो सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है, वो मिलती है मद्रास में। और कहाँ पे मिली, 1688 में। कहाँ, मद्रास। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहला जो आपका क्या था, स्थानीय स्वशासन था, शहरी स्थानीय स्वशासन, वो कहाँ देखने को मिला, मद्रास में। और कब मिला, 1688 में। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरा कब मिला, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हमें मिला बॉम्बे और कलकत्ता। कुछ आपको सन बस यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन, जिसे हमने बोला लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन। अब देखो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से ही हमें क्या देखने को मिला था, यहाँ से हमें देखने को मिला था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या था कि जो हमारा वित्तीय था, यानी कि जो हमारा फंड होता था, उसका भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया, उसको भी डिवाइड कर दिया गया। कहाँ तक के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। किसके द्वारा ये करा गया, लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन के द्वारा। और कब किया गया, ये करा गया था 1870 में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है म्यूनिसिपैलिटीज में, वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मायोज के द्वारा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप लोगों को याद रखना है, वो आते हैं लॉर्ड रिपन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, और ये कब की बात है, ये बात है 1882 की। अब देखो लॉर्ड रिपन को याद रखेंगे हम लोग कि इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है, इनको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा के बारे में भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि जब भी स्थानीय स्वशासन की बात आएगी और उनके जनक की बात आएगी, तो जनक कौन थे, ये थे लॉर्ड रिपन। और ये कब की बात है, 1882 की बात है। इनको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मतलब इन्होंने ही आज़ादी से पहले एक तरह से अगर हम माने तो जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे उसकी नींव रखी थी, उसको स्ट्रेंथन किया था। ठीक, अब देखो इसी श्रृंखला में क्या हुआ था कि बिल भी आया था एक हमारी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। और वो कब आया था, वो आया था राजीव गांधी जी के टाइम पर। और कब, 1989 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे लॉर्ड रिपन और सबसे पहली जो हमारी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो राजीव गांधी ने बिल लेकर आए थे 1989 में, बट वही हुआ कि इनकी जो सरकार थी तब तो कोलैप्स कर गई और ये बिल हमारा पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। लेकिन जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, जो हमारा बिल था वो पास हो गया और फिर हमें ये अपना सारा जो स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर की किस तरीके से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो पूरा ग्रास रूट लेवल तक यहाँ पे पहुँच चुका है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसका क्या काम था कि लोगों के घरों तक पहुँचना।
है ना, लोगों को अपनी रीच में लेकर आना, तो वो सब काम किसने शुरू कर दिया था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने सारी चीजें हमारी शुरू कर दी थी। तो अब हम समझते हैं म्यूनिसिपैलिटीज की कंपोजिशन के बारे में, कि वो जैसे कि अब हमने म्यूनिसिपैलिटीज तो बना दी, हमने देख लिया कि आपको नगर पंचायत देखने को मिलती है, नगर पालिका देखने को मिलती है, नगर निगम देखने को मिलता है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ लोग भी तो होंगे ना जो उसके अंदर जाके काम करेंगे, तो वो लोग कौन होते हैं, किस तरह से उनका इलेक्शन होता है, वो सब देखेंगे। मान लो कि ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है, और इस एरिया को हमने क्या करा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे पार्ट बना दिए ना हमने, इसको हम बोलते हैं वार्ड्स, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लोग काम करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं वार्ड काउंसलर्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पार्षद, ठीक। इनका जो इलेक्शन होता है ये होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि ये होते हैं हमारे प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। देखो क्या करा, हमारे पास एक एरिया था, हमने वहाँ पे कोई म्यूनिसिपैलिटी बनाई, ठीक है। अब इस म्यूनिसिपैलिटी को चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। अब वो लोग कहाँ से आने चाहिए? अगर मुझे किसी एरिया को चलाना है तो मुझे उसी एरिया में से 2 लोग लेने पड़ेंगे। अब मैंने क्या करा, मान लो मेरा एरिया बहुत बड़ा था, मुझे पता था कि इसको हम रन नहीं कर सकते, तो हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वहाँ से हमने कुछ लोगों को बोला कि भाई आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर मान लो स्कूल में हमारे टीचर्स की और स्टूडेंट्स की कोई मीटिंग होनी थी, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को आपस में कोई डिस्कशन करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना पूरा स्कूल खड़ा होके टीचर्स ऑफिस में चला जाएगा या प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाएगा बात करने के लिए। नहीं, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि जो क्लास का मॉनिटर होते थे, वॉइस मॉनिटर होते थे, उनको भेज दिया करते थे पूरी क्लास के बिहाफ पे। तो सेम यही है, हमने क्या करा, इस छोटे से एरिया से एक वार्ड काउंसलर को उस एरिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेज दिया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ था, मतलब जिस पर्सन को हमने यहाँ पे भेजा था वो कैसे था, डायरेक्टली इलेक्टेड था, यानी कि हमने उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करा था। अब हर जगह से क्या आ गए, हमारे पार्षद आ गए। अब इसको कोई हेड भी तो करेगा, जैसे कि अब टीचर्स थे हमारे और स्टूडेंट्स थे, मॉनिटर्स थे। अब टीचर्स को भी हेड कौन करेगा? अब उनको हेड करेगा चेयरपर्सन। जैसे कि स्कूल में होता है हमारा प्रिंसिपल, इसी तरीके से यहाँ पे होता है हमारा चेयरपर्सन, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं अध्यक्ष, ठीक। और इसको किस तरीके से इसका निर्वाचन होता है? तो ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, राज्य की जो विधायिका होती है उसके द्वारा होता है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा था जब हमारी लोकसभा थी, राज्यसभा थी, जो हमारी विधान सभाएं होती हैं, विधान परिषद होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, नामित होते हैं, मतलब मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? या तो प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर गवर्नर के द्वारा। मतलब अगर हम लोग केंद्र में बात करें तो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। अगर हम लोग राज्य में बात करें तो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ लोग नॉमिनेट करके भेजे जा सकते हैं, कहाँ पे? म्यूनिसिपैलिटीज में। और लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन है कि केवल कौन लोग यहाँ पे आके नॉमिनेट हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, या तो वो लोकसभा का मेंबर हो, या फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो, या फिर उसे कोई स्पेशल नॉलेज हो, ठीक है। अभी देखेंगे स्पेशल नॉलेज किन किन फील्ड्स में होनी चाहिए, आगे बात करेंगे हम। या फिर वो बहुत एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो भी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसको अपॉइंट कर सकती है, कहाँ पे? म्यूनिसिपैलिटीज में। तो ये लोग मिलके अब किसको चला रहे हैं? म्यूनिसिपैलिटी को चला रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या करा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि कौन लोग इसमें काम करेंगे, लेकिन अब कुछ काम भी तो होगा ना, कि क्या काम करना है हमें, किस तरीके का काम करना है, कौन कौन काम करेगा, किसका काम किस तरीके का होगा। अब हम करेंगे वो सारी चीजें डिस्कशन। तो अब देखिए, जो हमारा काम था, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, कि कुछ हमारे पास वो लोग होते हैं जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनी है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे हमारा काम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास डेलिबरेटिव और एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। डेलिबरेटिव और एक है हमारे पास एग्जीक्यूटिव।
डेलिबरेटिव वो लोग, ठीक है, जो हमारे लिए क्या बना रहे हैं, जो है पॉलिसी मेकर्स, जो है डिसीजन टेकर्स, यानी कि क्या बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं हमारे लिए, क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं हमारे लिए। और जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है कि ये जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं इन पर नज़र रखना। नज़र किस तरीके से कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो हमने डिसीजन लिए हैं, क्या उनका पालन हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये भी काम है हमारे डेलिब्रेटिव्स का। वहीं अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में कौन लोग आते हैं, जो अब इन पॉलिसी को करवाएंगे इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट जो करवाते हैं वो करवाते हैं हमारे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स, यानी कि जो हमारे म्यूनिसिपल के अधिकारी होते हैं वो करवाते हैं इसको इम्प्लीमेंट। अब ध्यान रख लेना कि जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, मान लो कि एक स्टेट में हमारे पास बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और उसमें कई सारे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स होंगे, तो इन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को जो हेड करता है वो होता है हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये इन सारी म्यूनिसिपल ऑफिसर्स को क्या करते हैं, हेड करते हैं। और जनरली ये जो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है ये होता है कोई भी आईएएस लेवल का पर्सन, ठीक। तो इस तरीके से हमारा काम डिवाइडेड है। लेकिन अब देखो ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव वाला काम है ये भी हमारा फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस किस में, एक तो हमने इसको डिवाइड करा ऑब्लिगेटरी में, अभी हम मतलब समझते जाएंगे इन वर्ड्स का क्या मतलब है, और एक हमने इसको डिवाइड करा डिस्क्रिशनरी में, यानी कि ये वो काम थे जो हमें करने ही करने थे, मस्ट भी, और ये वो काम थे जो एक म्यूनिसिपैलिटी की चॉइस थी, वो चाहे तो कर भी सकती है और चाहे तो नहीं भी कर सकती है। देखो एक चीज़ याद रखना कि ये जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज आती है ना स्टूडेंट्स, ये आती है हमारी किसमें, जस्टिसेबल पार्ट के अंदर में। जस्टिसेबल पार्ट क्या होता है कि मान लीजिए अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम करने को कहा गया और वो उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो हम उन पर केस भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जस्टिसिएबल। और ये जो म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं सारी की सारी आती हैं जस्टिसिएबल के अंदर। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये बात इम्प्लीमेंट होती है केवल हमारे ऑब्लिगेटरी वाले पार्ट पर, ये बात हमारी डिस्क्रिशनरी पार्ट पर अप्लाई नहीं होती हैं। अब देखो ऑब्लिगेटरी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप लोगों के आसपास भी, या तो हमारे पास आपको जो ग्राम स्थानीय स्वशासन देखने को मिल रहा होगा या फिर आपके आसपास आपको नगरीय स्वशासन देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो इसके ऑब्लिगेटरी वर्क्स में आते हैं वो आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट तो कि आप जिस एरिया में आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, वहाँ की लाइटनिंग का ध्यान रखना, वहाँ के पानी के बारे में ध्यान रखना। फिर अगर मान लीजिए कि जैसे बारिश का मौसम है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करवाना ताकि कोई महामारी ना फैल सके। जैसे कि अभी अभी क्या चल रहा है, हमारे पास कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, यानी कि कोरोना महामारी चल रही है, तो ये वहाँ की उस एरिया की नगर निगम का काम है या ग्राम पंचायत का काम है या फिर मैं कहूँ नगर पंचायत का काम है कि उस एरिया को किस तरीके से नई नई पॉलिसीज़ लाके हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं, कौन कौन सी नई नई हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं अपने लोगों के लिए। तो जितना भी होता है कि हमें सीवर्स की सफाई करवानी है, यानी कि नदी जो हमारे आसपास के नाले हैं नालियाँ हैं उन सब की क्लीनेज देखना, ठीक है, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए किसी एरिया में, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के, जो कि आते हैं हमारे ऑब्लिगेटरी पार्ट में। मतलब किसी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ को इन कामों को करना ही करना होगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके पास फंड्स हैं, फंड्स नहीं है, वो किसी भी तरीके से अरेंज करें, कैसे भी अरेंज करें, ये सब है उनकी हेडेक। लेकिन वहीं आते हैं हमारे डिस्क्रिशनरी पार्ट। डिस्क्रिशनरी पार्ट में ये चीज़ बोली गई कि अगर आपके पास फंड्स हैं, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, तो आप इस पार्ट पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने एरिया में ऑर्फनेजेस खोल सकते हैं, मतलब अनाथालय बना सकते हैं। फिर आप नाइट शेल्टर्स ओपन करा सकते हैं, यानी कि जो रैन बसेरे होते हैं वो, या फिर आप लाइब्रेरी बनवा सकते हैं, वाचनालय बनवा सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें, ये सब आती है हमारी डिस्क्रिशनरी में, ठीक। तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से हमने क्या क्या काम होता है हमारी नगर पालिकाओं का, वो सब। अब हम चलते हैं उस पार्ट की तरफ जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो हमने अपने 3 पार्ट्स डिवाइड करे थे, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम।
अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो म्यूनसिपालिटी का जो हमारा ये एक्ट था ये कब बना था, 1993 में बना था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि यूपी में ये जो एक्ट था ये कब बना था म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, तो ये हमारा बना था 1994 में। यूपी टेट के एग्जाम में संभावनाएं हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब ध्यान रखना, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था अपनी ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन दिया गया था, इसी तरीके से सेम टू सेम रिजर्वेशन यहाँ पे भी मिला। वही 33% मिनिमम किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक, और एससीज एसटीज के लिए रिजर्वेशन रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के आधार पर इन लोगों की जो सीट्स हैं वो किसी भी म्यूनसिपालिटीज में रिजर्व रखी जानी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर। लेकिन 33% मिनिमम तो रखनी ही रखनी है हमें किसी भी म्यूनसिपालिटीज में। अब देखो, ये जो हमारी म्यूनसिपालिटीज थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो सबसे पहले आती है हमारी नगर पंचायत, फिर हमारी आई म्यूनिसिपल काउंसिल्स, और फिर हमें देखने को मिली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी कि नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, और फिर आया हमारे पास नगर निगम। अब देखो, सबसे अगर हम बात करें कि जो हमारा अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है उसकी अगर मैं बेसिक यूनिट की बात करूं, सबसे छोटी यूनिट की बात करूं, तो वो है हमारी नगर पंचायत। और इन नगर पंचायत को हम एक और नाम से जानते हैं, या फिर ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है ट्रांजिशनल एरियाज में। अब ये ट्रांजिशनल एरियाज कौन से होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि ना तो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं गांव का पार्ट होते हैं, मतलब ये थोड़े से हमें ज़्यादा गांव से डेवलप देखने को मिलेंगे, लेकिन शहरों से ये हमारे कम डेवलप होंगे। और इसी को हमने बोला ट्रांजिशनल एरिया। यानी कि ट्रांजिशन का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ में हमें चेंज देखने को मिलता है, वो है हमारे ट्रांजिशनल एरिया। तो यहाँ पे हमें क्या चेंज देखने को मिला कि ये वाले जो एरियाज होते हैं कि गांव से चेंज होके शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिली नगर पंचायत। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए या फिर कौन से एरियाज में बनाए जाते हैं, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बनाई जाते हैं, ये 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी आपकी नगर पंचायत बनेगी। इससे ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे किस तरीके से नगर पालिका नगर निगम बनेंगी। और अगर किसी पर्सन को यहाँ पे इलेक्ट होना है तो उसकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स, ये यहाँ पे मिनिमम एज है, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। फिर वही निर्वाचन किस तरीके से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब जनता के द्वारा वोट किया जाएगा। अब ये जो यहाँ पे पर्सन्स चुने जाते हैं, वार्ड काउंसलर्स चुने जाते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको दिलाता है एसडीएम उस एरिया का। और ध्यान रखिएगा, इन तीनों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 सालों का। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो निर्वाचन करने का कार्य होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है किसकी? वो होती है हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन की, यानी कि जो होता है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन तीनों में इलेक्शंस करवाना, ठीक है। अब देखो, ये हमारी बनी थी कहाँ से कहाँ तक? 10 से 20,000 तक। वहीं जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं 20,000 से 1 लाख तक। लेकिन यूपी में हम ध्यान रखेंगे ये जो लिमिट है ये कुछ बढ़ी हुई है 1 लाख से 3 लाख। देखो, इसका रीज़न एक ये भी है कि हम जानते हैं जो हमारा यूपी है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है पूरे इंडिया का, इस वजह से भी हमें इस अपनी लिमिट को बढ़ाना पड़ा, इसको हमें 1 से 5 लाख करना पड़ा। अब ये जो है हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ध्यान रखना ये बनाई जाती है हमारी महानगरों में, जबकि जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स थी ये बनाई जाती थी हमारी नगरों में। अब ये महानगर क्या है? देखो, महानगर होते हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है,
जैसे कि अगर मैं अपने यूपी की ही बात करूं तो यूपी में हमारे एक एक ज़िले की पॉपुलेशन अगर मैं किसी यूरोपीय देश से उसको कंपेयर कर लूं तो उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही एरियाज़ को हमने क्या बोला, महानगर बोला। और इनको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी इनको महानगर पालिकाएं भी बोला जाता है। जैसे इनको बोला हमने नगर पालिका और इसको हम क्या बोल देते हैं, महानगर पालिकाएं भी बोल देते हैं, क्योंकि ये वो म्यूनसिपालिटीज़ हैं जो हमें कहाँ मिलती हैं, महानगर्स में देखने को मिलती हैं। अब वही जैसे कि इसमें कहाँ से कहाँ तक था, 20,000 से 1 लाख तक था, तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो है हमारी 1 लाख से 5 लाख। और अगर हम यूपी की बात करें तो ये है हमारी 5 लाख से 10 लाख, ये है हमारी लिमिट्स। ठीक, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो गई जो कि हमें कहाँ मिलेंगी, महानगर में। फॉर एग्जांपल अगर हम गाज़ियाबाद ज़िला ले लें या फिर जो हमारे मेरठ ज़िला ले लें, वो सब हमारे किस में आते हैं, महानगर्स में आते हैं। और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि शहरी स्वशासन हम लोगों ने आज पूरा का पूरा देखा। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा ग्राम के बारे में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इन दोनों चीज़ों को साथ साथ पढ़िएगा, कंपैरिजन के माध्यम से आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएंगी और दोनों चीज़ें क्लियर भी रहेंगी, याद भी रहेंगी। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को हिट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आने वाले टाइम टू टाइम मिलते रहें। और किसी डाउट के लिए, डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।